इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की 7 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी चेयरमैन सबमिट्स रिपोर्ट ऑन डिक्लेयरिंग मानगढ़ हिलोक एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर के अंडर कवर होगी। देखो गाइस ऐसा क्या है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर कब डिक्लेयर किया जाता है, क्या कंडीशन होती है। तो हम एक बार ये पढ़ते हैं, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 इसके अंडर किसी भी साइट को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। अभी तक हमारे इंडिया में 3650 से भी ज़्यादा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और इस तरह की साइट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया के डिक्लेरेशन का, अगर वो एंशियंट मोनूमेंट कम से कम 100 साल पुराना हो चाहिए, नॉट लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड अगर होगा देन इट विल नॉट कंसिडर एज ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उसके स्पेशल हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा वो क्वालिफाई होना चाहिए अंडर द प्रोविजन ऑफ डेफिनेशन एज कंटेन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्टेड पब्लिक है उसको मेजर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपने किसी भी साइट को नेशनल डिक्लेरेशन कर दिया नेशनल इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर पब्लिक को उससे ऑब्जेक्शन है तो मतलब कि वो अपना फैसला रिवर्स हो सकता है, बिकॉज आपको पता है हमारे इंडिया में पब्लिक कितनी चलती है, ठीक है। तो इसमें से एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया जब फुलफिल कर रहा है, ठीक है, देन हम किसी भी साइट को नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर कर देते हैं। अब जरा हम ये पढ़ते हैं, अभी क्या है, हमने कुछ फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी, गवर्नमेंट ने क्या करी उसके लिए गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लेयरिंग मानगढ़ हिलोक जो कि राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ये काफ़ी प्लेस है वो सेक्रेड है, मतलब लोग इसको मानते हैं एंड इट्स बेटर नोन एज मानगढ़ धाम, ठीक है। मानगढ़ मसैक्रे हम पढ़ लेते हैं। 1913 में कुछ भील, आपको पता है भील रिवोल्ट हुआ था। तो जो भील रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अंडर द हेड जो लीडरशिप किसके ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु जो कि लोकल ट्राइबल थे एंड पुंजा, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा भील रिवोल्ट के बारे में और किसके द्वारा लीड किया गया, ठीक है। गोविंद गुरु ने भगत मूवमेंट को लॉन्च किया था अमंग भील्स। उनको बोला था कि अपने वेजिटेरियनिज्म जो उनका वो है कल्चर उस पर जुड़े रहे और सभी जो भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं, दारू शराब है, उससे बिल्कुल मतलब कि परे रहें, ठीक है। नवंबर 1913 में 100 ऑफ ट्राइबल्स मंगढ़ हिलोक पे इकट्ठे हुए थे फॉर अ पीसफुल मीटिंग, जब उनको ब्रिटिश फोर्सेस ने सराउंड किया और उनको मार दिया, जैसे जलियांवाला बाग। तो इसको मिनी जलियांवाला बाग मैसेक्रे भी बोला जाता है, ठीक है। फाइन, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है द ओजोन होल ओवर द ट्रॉपिक्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी किसमें एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, जो साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि एक लार्ज और ऑल सीजन ओजोन होल पाई गई है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ओवर द ट्रॉपिक्स। देखो दो तरह की ओजोन होती है, गुड ओजोन होती है, बैड ओजोन होती है। जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो हमें सन की मतलब कि जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ होल होता है तो हमारे लिए वो बेकार है, ठीक है। तो इसलिए क्या साइंटिस्ट ने रिवील किया अ लार्ज ऑल सीजन ओजोन होल इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द ट्रॉपिक्स कंपेरेबल इन डेप्थ टू दैट ऑफ द अंटार्कटिक होल बट रफली 7 टाइम्स ग्रेटर है एरिया में। ऑल सीजन ओजोन होल को हम डिफाइन करते थे, इट इज़ एन एरिया ऑफ ओजोन लोअर्स लार्जर देन द 25% कंपेयर विद द अनडिस्टर्ब एटमोसफेयर। ओजोन लेयर है कि एक हाई ओजोन कंसनट्रेशन होती है इस रीजन में जो हमारे अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है बाय एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। वही मैंने आपको बताया। अगर ये ओजोन लेयर थिन होती है तो ऑफकोर्स ये हम तो उसको होल होना ईजी हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो थिनिंग हो रही है वो कंफर्म किया था 1985 में थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिक ड्यूरिंग द साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, ठीक है। कोज क्या होता है, अगर ये थिन क्यों हो रही है ओजोन लेयर की जो परत है वो धीरे धीरे पतली क्यों हो रही है, क्योंकि सर्टेन केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जैसे क्रोवलिन, ब्रोमीन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मैनी मोर, ठीक है। इनिशिएटिव क्या लिया सो दैट हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले वेना कन्वेंशन आया था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985, जिसके अंदर हमें क्या करना है, ओजोन लेयर को किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं मतलब ख़राब कर रही हैं तो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था जिसके अंदर हमें कहना था जो ऐसे केमिकल्स जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उन केमिकल्स को हमें अपने यूज़ से बाहर निकालना है, फेस आउट करना है, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट हुआ था जो 2016 में अडॉप्ट किया था और फोर्सेबल 2019 से है, जिसके अंदर ये बोला कि किस तरह से हम 80% रिडक्शन करनी है हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की यूज़ में, ठीक है। इम्पैक्ट किया ओजोन लेयर डिप्लीशन का
सबसे पहले कि इससे ग्राउंड लेवल यूवी रेडिएशन बढ़ेगा, ठीक है, और स्किन कैंसर की बीमारी बढ़ेगी, और ह्यूमन में कैटरेक्ट जो कि आपकी आई में होता है, एज वेल एज वीकनिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी और हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोकेमिकल साइकिल्स भी इफेक्ट होगी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट गिव्स 13th एक्सटेंशन टू रोहिणी कमीशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी के गवर्नमेंट ने रोहिणी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर आर्टिकल 340, जिसके अंदर हम कुछ इश्यूज़ को एग्जामिन करेंगे रिलेटेड टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। आपको देखा ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होते हैं, BC A BC B, है ना, या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह का कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। तो इस इशू को एग्जामिन करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने रोहिणी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था 2017 में, ठीक है। आर्टिकल 340 क्या बोलता है कि आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कमीशन को अपॉइंट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है सब कैटेगराइजेशन का या फिर ओबीसीज के अंदर भी कैटेगरीज को क्रिएट करने का, वो इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, एक्चुअल में जो ओबीसीज कम्युनिटीज़ जिनको जाना चाहिए बेनिफिट, उनको हम इक्विटेबल एसेस पहुंचा सकें, ठीक है। क्योंकि नहीं तो जो ओबीसीज में भी जो अपर कास्ट होती हैं वही सारा का सारा क्या है, मतलब कि जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट्स है वो ले जाती हैं, और जो एक्चुअल में जो लोअर है उनको पास जाती नहीं है, ठीक है। अब हमें नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन क्यों चाहिए, वही बात है अभी मैं बता रही हूँ। ओबीसीज के लिए ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है जॉब्स में, एजुकेशन में भी, ठीक है। हाईवर इन्होंने बोला गया था उसमें से भी कुछ जो फ्यू एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ हैं, जो फ्यू अपर कम्युनिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज में, उन वही मेजर पार्ट सिक्योर करती हैं ऑफ दिस रिजर्वेशन, ठीक है। इससे पहले कमीशन कौन कौन से बैठा था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट ने आई थी 1955 में, जिन्होंने बोला था कि हम ओबीसीज को सब कैटेगराइज करना चाहिए इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी। फिर इस रिस्पॉन्स में मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी 1979 में, जिन्होंने बोला था कि हाँ हमें सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए थी इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस में। 2015 में फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को प्रपोज किया गया कि ओबीसीज को हम डिवाइड करेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप ए, मोर बैकवर्ड क्लासेस जो होंगे उनको ग्रुप बी में, और जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे उनको ग्रुप सी में करेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस पीचेस फॉर द जेंडर बजटिंग एक्ट, ठीक है। तो कई जो न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी का जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है ये किसके अटैच्ड ऑफिस है, अंडर नीति आयोग। देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आई थिंक ऑफिस हमने पहली बार पढ़ा और शायद इसके बाद ये कभी न्यूज़ में आए भी ना, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ोगे साथ भूल जाओगे। तो इस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग के साथ है। आप देखना यूपीएससी क्या है, जो न्यूज़ में ज़्यादा रहता है ना उसको इतना ईजिली नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा क्योंकि न्यूज़ में बहुत था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो क्वेश्चन है कि वो मेंस में जरूर पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो कम हो, ठीक है। तो नीति आयोग के साथ अटैच्ड ऑफिस है जिन्होंने बोला है कि हमें जेंडर बेस्ड बजटिंग की जरूरत है अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज थ्रू फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जेंडर बजटिंग एक्ट। इंडिया का रैंक 140 है आउट ऑफ 156 कंट्रीज एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देखो इस ऑफिस का एम क्या होएगा, जो भी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन मैंडेटरी है उसको काम करेगा और बिल्ड करेगा M&E इकोसिस्टम इन द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग है क्या, ये एक आउटकम ओरिएंटेड पर, आउटकम का मतलब क्या कि हाँ हमें ये चाहिए कि हमारा जेंडर गैप कम हो, ठीक है। एक आउटकम ओरिएंटेड ब्रांच है जिसके अंदर टू गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी दैट सीक्स टू यूज अ कंट्रीज बजट एज अ टूल टू रिजॉल्व द सोसाइटल जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है, जो सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी है उसको रिजॉल्व करना है और इंक्लूड करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब हर एक जेंडर को अच्छे से इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा और कंट्री के बजट को भी उसी तरह हमें यूज़ करना है, ठीक है। बेजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 आया था जिन्होंने काफ़ी वेरियस पॉलिसीज रिकमेंड की थी विद रिगार्ड टू द जेंडर बजटिंग। इसके अलावा इंडिया के पास अपना जेंडर बजट कंपोनेंट भी है 2005-6 से। जेंडर बजट स्टेटमेंट इसमें 2 पार्ट्स में कंप्राइज है। पार्ट ए में वुमेन स्पेसिफिक स्कीम को हाईलाइट करता है जिसमें 100% एलोकेशन वुमेन को देता है। पार्ट बी में कुछ स्कीम्स है जिसमें 30% एलोकेशन वो वुमेन को देता है। जेंडर बजटिंग प्रमोट क्या करता है, गवर्नमेंट वाइड स्ट्रेटेजी फॉर जेंडर इक्वालिटी रिफॉर्म। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ जेंडर इनिशिएटिव, टूल्स एंड एविडेंस टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। 2 ऑफिस हैं जो नीति आयोग के साथ अटैच्ड हैं, एक तो DMEO जो आपको बता दिया, इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यस
2022 एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। ये ज्वाइंट पब्लिकेशन है किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO। फाइंडिंग्स क्या है? 2021 में 828 मिलियन पीपल हैं जो हंगर के द्वारा अफेक्टेड है ग्लोबली, जो कि 2020 के कंपैरेटिवली 46 मिलियन पीपल इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड वापस रिवर्स में जा रहा है, मतलब पहले तो हम इंप्रूवमेंट स्टेज में थे, लेकिन जब से कोविड आया तो वापस हम मतलब कि नीचे जा रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड इज़ मूविंग इन रिवर्स, जिसके मतलब हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के और पीछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब तो हमें हंगर एंड करना, तो उल्टा हम बढ़ा रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन बढ़ रही है इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म बाय 2030। ठीक है, मेजर ड्राइवर्स क्या है? क्यों फूड इनसिक्योरिटी या माल न्यूट्रिशन क्यों बढ़ रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम, इकोनॉमिक शॉक्स आ रहे हैं, वार्स भी होते रहते हैं। ठीक है, कंबाइंड विद ग्रोइंग इनइक्वालिटी। रिकमेंडेशन ये है कि हमें क्या सबसे करना है? अपनी प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना है, अपने जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी सप्लाई को अच्छा करना है और कंजप्शन को। ठीक है, सो दैट जो हेल्दी डाइट्स है वो लेस कॉस्टली बना सके और हर तक पहुँचे अफोर्डेबल वे में। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने, इसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड जो लोअर प्राइस में पहुंचे, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल एंड पल्सेस। इसके अलावा हमें क्या करना है? जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं, ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनको हमें इन्वॉल्व करना है, सो दैट वो अनइक्वल पावर्स हैं उनको हम बैलेंस आउट कर सके विद एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, इंडिया रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स हैं? अंडर नरिशमेंट अगर टोटल पॉपुलेशन देखें इंडिया में वो 16.3% है। वेस्टिंग कौन होते हैं? जिनका अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लो वेट होता है, 5 साल से कम उम्र, वो 17.3%। स्टंटिंग जिनकी हाइट कम होती है ऐसा पेड़ते हुए, वो 30.9% है। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग अमंग इन्फेंट्स वो 58% है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर, गवर्नमेंट सेट्स अ पैनल टू सजेशन सर्टिफिकेशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की तो बात हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं आग वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये से इंस्टेंसेस बढ़ते हुए मतलब देखने को मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर आ जाती हैं। तो इसलिए सेंटर ने एक पैनल फॉर्म किया जिसके अंदर वो कुछ प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करेंगी कि किस तरह से बैटरी को सर्टिफाई किया जाएगा और उसकी क्वालिटी को। ठीक है, फायर का रीजंस क्या हो सकता है? क्या तो आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या एक्सटर्नल डैमेज है, या कुछ चार्जिंग में ही फॉल्ट है। ठीक है, या फिर जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट है, जिसकी वजह से बैटरी के एकदम से फायर के रिस्क में आ जाती है। अब क्लाइमेट चेंज भी कंसर्न है और एकदम से टेम्परेचर भी इतना बढ़ जाता है। ठीक है, और हम अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को भी हमने लोअर करना है, तो गवर्नमेंट का फोकस तो हो रहा है कि हम ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हों, पैसेंजर व्हीकल से। ठीक है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज भी अवेलेबल हैं, जैसे लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट निकल मेटल हाइड्राइड। ठीक है, हाई वो जो लिथियम आयन बैटरीज है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज उनकी मतलब कि वेट उनका कम होता है और पावर आपको ज़्यादा देते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होती है और जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होती। ठीक है, अभी स्टेप्स क्या लिए गए हैं? तो बैटरी को सेफ्टी बना, बैटरी की सेफ्टी इंश्योर कर सके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने फॉर्मुलेट किया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। इसके अंदर एक प्रॉब कमेटी, प्रॉब का मतलब इन्वेस्टिगेशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो फायर इंसिडेंट के रीजंस को लुकआउट करेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग टू इंक्रीज इट्स रेंज बाय रिकवरिंग एनर्जी। रीयूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज इन फैक्ट्रीज, क्योंकि ईवी बैटरी अगर आपने एक बार जो बैटरी को यूज़ कर लिया तो आप दोबारा नहीं कर पाओगे इस व्हीकल में, तो उसको रीयूज़ करेंगे, फैक्ट्रीज में कर सकते हो या होम एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 टू एक टू कट ट्राई कलर प्राइस। ठीक है, देखो गाइस अभी क्या है, एम इज़ टू प्रोवाइड अ फिलिप टू गवर्नमेंट हर घर तिरंगा कैंपेन अंडर विच पीपल विल बी एनकरेज टू होस्ट नेशनल फ्लैग ओवर देयर हाउस। ठीक है, देखो फ्लैग ऑफ इंडिया 2002 टू कट ट्राई कलर प्राइस, अभी इसमें क्या है, इसका एम यही था कि गवर्नमेंट कि हर घर में तिरंगा, मतलब हर बंदा अपने घर की छत पे तिरंगा फैला सके। ठीक है, ठीक है, एम इज़ टू प्रोवाइड अ फिलिप टू गवर्नमेंट्स हर घर तिरंगा कैंपेन अंडर विच पीपल विल बी एनकरेज टू होस्ट नेशनल फ्लैग ओवर देयर हाउस। ठीक है, चेंजेस अलाउ मशीन मेड पॉलिएस्टर टू बी यूज इन, अभी देखो आपको पता है 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हुई है सिंगल, तो उसके अंदर जो प्लास्टिक के झंडे थे उसको मना कर दिया है। ठीक है, तो अब इस चेंजेस में क्या आएगा, जो मशीन मेड पॉलिएस्टर है उसको यूज़ किया जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। इसके अलावा जो पहले जो हैंडस्पन से बने हुए फ्लैग्स थे या फिर हैंड वोवन खादी के फ्लैग्स थे, सिर्फ वही परमिटेड थे, लेकिन अब जो पॉलिएस्टर से बने हैं मशीन के द्वारा वो भी अलाउड होंगे। FCA ने अलाउ किया है अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ डिस्क्राइब कलर एज लॉन्ग एज ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ फ्लैग वर बीइंग रिस्पेक्टेड। अगर आप कहीं पे भी अपने झंडे को लहरा रहे हो, अनटिल अनलेस आपने उसकी डिग्निटी मेंटेन करी है तो फैलाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं उसको बेकार तरह से यूज़ करो देन यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राई कलर, रूल्स भी हैं कि किस तरह से कोई पब्लिक या प्राइवेट बॉडीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तिरंगे को यूज़ कर सकती है। ठीक है,
रूल्स फॉर डिस्प्ले बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बोर्ड, ठीक है, तो इसके रूल्स बहुत सख्त हैं, इतना ईजी नहीं है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है माई गवर्नमेंट गुजरात। माई गवर्नमेंट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो 2014 में लॉन्च किया था, जिसके अंदर यही था कि हम गवर्नमेंट को क्लोजर ले के आ सकें टू द कॉमन मैन। माई गवर्नमेंट गुजरात जो कि 18 माई गवर्नमेंट स्टेट इंस्टेंस है, उसको लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का पार्ट है, एक सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सेक्शन 69 क्लोज ए ऑफ द आई-टेक 2000। ट्विटर जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उन्होंने एक लीगल एक्शन स्टार्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ टेक डाउन सर्टेन कंटेंट पोस्टेड ऑन इन। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया अंडर द सेक्शन 69 क्लोज ए ऑफ आई-टेक 2000, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के जो ऑर्डर्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी ऑर्डर थे, लेकिन उनको ब्लॉक करने की पावर है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एज पर द रूल्स जो भी ऑर्डर हम ब्लॉक करेंगे वो रिव्यू कमेटी के पास भेजे जाएंगे, विच देन इशू दिस डायरेक्शन, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑर्डर को इशू किया जाता है अंडर द A4 सेक्शन, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है नेचर में। नेक्स्ट है RBI ईजेस द फॉरेक्स रूल टू डिफेंड करेंसी, ठीक है। अभी ये RBI ने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स लेके आई है, जिसके अंदर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को बूस्ट करेंगे, ठीक है, टू अरेस्ट रुपी स्लाइड अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि दिन पे दिन रुपी गिर रहा है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले करेंगे एनुअल जो ओवरसीज़ बोरिंग लिमिट्स है, मतलब कि हम बाहर से आउट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंट्री से कितना बोरो करते हैं, ठीक है, उसको लिमिट करेंगे फॉर कंपनीज टू $1.5 बिलियन ओनली, ठीक है। इसके अलावा हमें टेम्परेरी एबोलिशन करेंगे इंटरेस्ट रेट कैप फॉर बैंक टू अट्रैक्ट डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ रूल्स को ईज करेंगे सो दैट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ईजिली हमारे इंडिया के गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ हम रूल्स लेके आए हैं ताकि अभी जो हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है उसको हम घटा सकें। नेक्स्ट है इंडियाज जोन ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू अ रिकॉर्ड ऑफ $25.63 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है भाई, ठीक है, एक साल पहले $9.61 बिलियन था बाय राइज इन क्रूड ऑयल एंड कोल इंपोर्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर प्रेशर पड़ रहा है हमारे रुपी पे। इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, जब कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू उसकी रिसीप्ट्स, ठीक है। इम्बैलेंस ये अनहेल्दी हो, मतलब हमेशा ही अनहेल्दी नहीं होता है, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब व्हेन कंट्रीज ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ एंड सिक्स मोर इन्वेस्टमेंट देन इट जनरेट सेविंग्स, ठीक है। हाउएवर एक्सटर्नल पेमेंट से प्रेशर भी पुट हो सकता है ऑन द करेंसी ऑफ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मतलब सीधी बात ये है कि देखो अगर आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है, घाटा है आपको, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये अनहेल्दी होगा, क्या पता आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये बात होता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्स द न्यू मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। अभी के इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस फर्म्स को परमिशन मिल दिया है कि वो टेक इनेबल्ड कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं फॉर मोटर ओन डैमेज कवर, ठीक है। पे एज यू ड्राइव, प्रीमियम बेस्ड ऑन द यूजेज, देखो कुछ तरह के प्लान होंगे, पे हाउ यू ड्राइव, प्रीमियम विल डिपेंड ऑन द ड्राइविंग बिहेवियर, फ्लोटर पॉलिसी विल अलाउ व्हीकल ओनर्स टू गेट अ सिंगल पॉलिसी फॉर द मल्टीपल व्हीकल्स, ठीक है। अगर किसी के पास मल्टीपल व्हीकल है, स्कूटर भी है, कार भी है, तो व्हीकल उनके पास एक सिंगल पॉलिसी वो ले सकते हैं, ठीक है। इस एड ऑन के साथ जो मोटर ऑन डैमेज पॉलिसी है उसको टेलर किया जाएगा बेस्ड ऑन कस्टमर ड्राइविंग पैटर्न, व्हीकल यूसेज एंड अदर पैरामीटर टू ऑफर द बेस्ट फीचर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज बिगिन ऑपरेशन। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज कंट्री का, इंडिया का मतलब कि थर्ड पावर एक्सचेंज है, किस किस के अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा तीसरा कौन है, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ठीक है। दो ऑलरेडी ऑपरेशनल में, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको प्रमोट किया जा रहा है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ICICI बैंक के द्वारा। पावर एक्सचेंज से हमारी इंडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम पावर को ट्रेड करते हैं वो हमारा अच्छा होगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी से। नेक्स्ट है वोल्बाचिया बैक्टीरिया, साइंटिस्ट जो कि वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं अंडर ICMR, उन्होंने अभी एक देखा है कि जो लोकल एडीज एचवीटी मॉस्किटोज़ है वो क्रॉस ब्रीड कर रही हैं विद मॉस्किटोज़, जो एक बैक्टीरिया मतलब जो वो एक मॉस्किटो दूसरी मॉस्किटो से ब्रीड कर रही थी, तो उस मॉस्किटो में ये बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मोनाश यूनिवर्सिटी। वोल्बैक बैक्टीरिया क्या करती है, कुछ हार्मफुल वायरस के प्रोलिफरेशन मतलब कि उसके एक्यूमुलेशन को ब्लॉक करती है लेकिन हार्म नहीं करती, ठीक है। ये कॉमन बैक्टीरिया है जो कि 60% इंसेक्ट्स में नेचुरली फाउंड आउट होता है, ठीक है। एडिस एजिप्टी एक नॉन वेक्टर ऑफ सेवरल वायरस है इंक्लूडिंग येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया एंड जीका वायरस। आई थिंक लास्ट न्यूज़ होगी पर्सनैलिटी न्यूज़।
दलाई लामा 14 जो दलाई लामा है जो कि तिब्बतियंस के स्पिरिचुअल हेड है, उनके 87th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। अकॉर्डिंग टू टीचर्स दलाई लामा एक अवलोकितेश्वरा का रीइनकार्नेशन होती हैं जो सभी बुद्धास के हु एम्बॉडीज एंड कंपैशन ऑफ ऑल बुद्धा। दलाई लामा इज़ फाउंड रेदर देन चूजन, ठीक है। इसके अंदर बुद्धिस्ट के ब्रीफ्स होते हैं। दलाई लामा इज़ बिलीव टू बी एबल टू चूज द बॉडी इनटू विच ही इज रीइनकार्नेटेड। दलाई लामा कहाँ बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू द गेलुग्बा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म और ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गवर्निंग तिब्बत अंडर द अंटिल चाइना ने जब कंट्रोल लिया था 1959 में, ठीक है। इनका ऑफिशियल जो रेसिडेंस है वो तिब्बत की कैपिटल ल्हासा का पोटाला पैलेस है। 1959 के बाद वो फाइनली सेटल्ड हो गए थे धर्मशाला में, ठीक है, जो कि अपने हिमाचल में। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ही हैज़ ट्रेवल्ड द वर्ल्ड और ही ऑलवेज टीच किया इनकी वेलफेयर ऑफ टिबेटन्स, एनवायरनमेंट, वुमेंस राइट, नॉन वायलेंस, इंटरफेथ डायलॉग। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था फॉर मेंटेनिंग अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस विद द चाइनीज गवर्नमेंट। वैल्यूज़ के कंपैशन, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। 7 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।